मैं बिना किसी कारण के मोबाइल में फेसबुक स्क्रॉल कर रही थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल फ़ोन पर एक अमन नाम के लड़के की फ्रेंड रिक्वेस्ट आई। कुछ सोचकर मैंने वो रिक्वेस्ट एक्सेप्ट कर ली। उस समय मैं फ्री थी, घर में कोई भी नहीं था। मेरी रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने की देर थी कि मैसेजेस आना शुरू हो चुके थे। मैं उस समय बिल्कुल फ्री थी, इसलिए मैंने भी अपने आप को बिजी करने के लिए उस लड़के से बातचीत करना शुरू कर दी। वो लड़का थोड़ा बातूनी टाइप का था, उसकी बातें काफ़ी अट्रैक्टिव थीं। उसकी बातों में ऐसा रस था कि पहली बार में ही उसकी बातें मुझे अच्छी लगने लगी थीं। ऐसी लच्छेदार और दिल लुभाने वाली बातें कर रहा था कि जो सीधी दिल पर जाकर लग रही थीं। मुझे अचानक ही ख्वाहिश हुई कि मैं उसे देखूं, और मैंने अपनी ये ख्वाहिश जबान पर भी ले आई थी। मैंने कहा, मैं तुम्हें देखना चाहती हूँ, मुझे अपनी एक पिक्चर सेंड कर दो। कहने लगा, वो तो तुम मेरी डीपी पर मुझे देख सकती हो। उसकी बातों में शरारत घुली हुई थी। मैंने कहा, मुझे पता है कि फेसबुक पर जो तस्वीरें डाली जाती हैं वो रियल भी होती हैं और कभी कभी फेक तस्वीरें भी लगाई जाती हैं। देखो, मुझे तुम्हारी रियल तस्वीर देखनी है। और वाकई उसने थोड़ी देर के बाद मुझे जो तस्वीर भेजी थी वो फेसबुक अकाउंट पर पड़ी हुई तस्वीरों से बिल्कुल अलग थी। मैं तो उसे देखकर हैरान रह गई थी। वो लड़का तो देखने में काफ़ी हैंडसम था। उसकी रंगत दूध जैसी सफ़ेद थी। उसके बाल बहुत ही सिल्की और मुलायम काले घुंघराले थे। मैं तो उसकी आंखें देखकर हैरान थी कि इतनी खूबसूरत आंखें भी किसी लड़के की भला कैसे हो सकती हैं। मैं फ़ौरन ही उसके साथ घुल मिल गई थी। वो मुझे अपनी बातों में लगाता जा रहा था और मैं बेगानी सी होकर उसकी हर बात का जवाब दे रही थी। अब उसने मुझसे मेरी तस्वीर मांगना शुरू कर दी कि मैं भी तुम्हें देखना चाहता हूँ, कि आखिर तुम कैसी लगती हो। मैंने जब उसे इनकार किया तो वो फ़ौरन ही अपनी बात दोहराने लगा। कहने लगा, देखो, जब तुमने मुझसे मेरी तस्वीर मांगी थी तो मैंने बिना झिझक पहली बार में ही अपनी कई तस्वीरें तुम्हें भेज दी थीं। अब वो तुम पर भी ये बात बनती है कि तुम मुझे ज़्यादा नहीं, बस एक तस्वीर ही सेंड कर दो। मेरा दिल तो नहीं चाह रहा था, क्योंकि मुझे डर था कहीं ये अनजान लड़का मेरी तस्वीर को पब्लिक ना कर दे। हमारे ख़ानदान में ये सब चीज़ें अच्छी नहीं मानी जाती थीं। फिर मैंने सोचा, एक तस्वीर सेंड करने में क्या दिक्कत है, भला वो मेरी तस्वीर के साथ कर ही क्या सकता था। और मैं भी किसी से कम थोड़ी थी। अगर वो खूबसूरत हैंडसम नौजवान था तो खूबसूरती में मैं भी नंबर 1 थी। मैंने कुछ सोचकर अपनी यह खूबसूरत सी तस्वीर उसे सेंड कर दी। ये तस्वीर मेरी दिवाली के एक फंक्शन की थी। मैं उसमें काफ़ी खूबसूरत लग रही थी। मुझे देखते ही अमन एकदम पागल सा हो गया था। उसने मेरी तारीफ़ों के पुल बांध दिए थे। लेकिन मुझे अब ये सब चीज़ें अजीब लग रही थीं। मुझे लग रहा था कि जैसे कुछ बुरा हो जाएगा। मैं अब उसके पास से भागना चाहती थी, लेकिन मैं नहीं जानती थी कि वो एक रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद मेरा पूरा बायोडेटा भी निकाल सकता है। वो लड़का तो काफ़ी इंटेलिजेंट था। उसने मेरे रिक्वेस्ट एक्सेप्ट करने के बाद ही मेरे मोबाइल से मेरा नंबर तक निकाल लिया था। जब उसने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज किया तो मैं हैरान रह गई। कहने लगा, तुम्हारा सारा डेटा मेरे पास मौजूद है, क्योंकि तुम्हारा पूरा मोबाइल मेरी कंप्यूटर स्क्रीन पर खुल चुका है। मैं तो चकरा कर रह गई थी। मुझे तो वो कोई हैकर लग रहा था। मैं एकदम से बेचैन सी हो गई थी और उससे विनती करने लगी, प्लीज़ तुम किसी को ये डेटा मत देना। इसमें मेरी कुछ प्राइवेट तस्वीरें हैं और मैं अपनी तस्वीरें पब्लिश नहीं करना चाहती। जबकि उसने मेरी बात पर हंसना शुरू कर दिया। कहने लगा, अरे बेवकूफ़ लड़की, मैं तो तुमसे बहुत सारी बातें करना चाहता हूँ। सच्ची, जब से तुम्हारी तस्वीर देखी है दिल बेईमान सा हो गया है। तुम्हारे ही नाम की माला जपने लगा है। यार, पहली नज़र में ही मुझे तुमसे प्यार हो गया है। ऐसा लगता है तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे लिए बनी हो। मुझे उसकी बातें एक जादू के घेरे में लेती जा रही थीं। मैंने कहा, देखो अमन, ये पहली नज़र का प्यार व्यार मेरी समझ में नहीं आता। हाँ, अगर तुम मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो वो मैं तुमसे कर सकती हूँ। बस मुझसे किसी भी प्यार मोहब्बत की उम्मीद मत बांधना। मेरी बात पर अमन ने फ़ौरन ही सर झुका दिया था। कहने लगा, अच्छा बाबा, ठीक है, दोस्ती तो कर लो, लेकिन देखना, मेरा तुमसे वादा है, तुम भी एक दिन मेरे प्यार में पागल हो ही जाओगी। पहले पहले तो मैंने उससे बात करने से बच रही थी, लेकिन उसके रोज़ ही व्हाट्सएप मैसेज आने लगे थे। उसकी बेकरारियों को देखते हुए मैं उसको नज़रअंदाज नहीं कर पाई थी, और फिर मैं भी धीरे धीरे उससे बातचीत करने लगी थी। शायद उसकी बातों में जादू ही कुछ ऐसा था कि मैं उसके जादू से बच नहीं पाई थी। अब मैं भी बढ़ चढ़कर उससे बातें करने लगी थी। हम दोनों फेसबुक से अब व्हाट्सएप पर मिल गए थे। उस दिन भी मम्मी पापा घर पर नहीं थे
और मैं अमन से ना जाने कितनी देर से चैटिंग किए जा रही थी। बीच बीच में अमन बहुत ज़्यादा रोमांटिक हो जाता तो मैं उसे टोक देती। मैं कहती मुझे इस तरीके की बातें पसंद नहीं हैं। मेरी बात पर अमन फ़ौरन ही हंसी वाला इमोजी भेजता और फिर से रोमांटिक बातें करना बंद कर देता। अमन की ये बात मुझे अच्छी लगती थी कि मैं उसे जब भी किसी काम को मना करती तो वो फ़ौरन मान जाता था। थोड़ी देर बाद ही मेरे मम्मी पापा घर वापस आ गए थे तो मैंने उसे बाय बोलकर घर के कामों में बिजी हो गई थी। रात को जब मैंने अपना मोबाइल लेकर बैठी तो उसमें उसके बहुत सारे मैसेजेस आए हुए थे। मैंने सारे मैसेज पढ़े और मुस्कुराती हुई उसका जवाब देने लगी। ये सब कुछ नेचुरली तौर पर हो रहा था। ऐसा लग रहा था कि वो मुझे अपने साथ बांधता जा रहा हो और देखते ही देखते हम दोनों बहुत ही अच्छे गहरे दोस्त बन गए थे। अब हमारी रोज ही बातें होने लगी थीं। अगर उसका मैसेज नहीं आता तो मैं बेचैन सी हो जाती थी। मैंने ज़िंदगी में कभी किसी भी लड़के को दोस्त नहीं बनाया था, इसीलिए उसकी दोस्ती मुझे बहुत पसंद आ रही थी। एक दिन उसने मुझसे मिलने की इच्छा जाहिर की तो मुझे ये सब कुछ अब अजीब लगा था, लेकिन मैंने सोचा दोस्त से मिलने में कैसी शर्म, इसलिए मैंने कुछ सोचकर उसे हाँ बोल दिया था। हम दोनों एक कैफ़े में मिलने वाले थे, इसलिए मुझे किसी चीज़ का भी डर और खौफ नहीं था कि वो कुछ भी गलत मेरे साथ कर सकता है। मैं उससे मिलने के लिए उसके बताए हुए कैफ़े में पहुंच चुकी थी, जबकि उसने खड़े होकर मेरा स्वागत किया था। वो हकीकत में भी बहुत खूबसूरत था। उसकी पर्सनालिटी बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव थी। मैं उसे देखते ही उस पर दिल से फिदा हो चुकी थी। उसने मुझे बहुत ही प्यार और सम्मान से बैठने के लिए बोला था। मैं उसके सामने वाली कुर्सी पर खामोशी से बैठ गई थी। उसके बात करने का अंदाज भी काफ़ी अच्छा अट्रैक्टिव था, जबकि मैं बिल्कुल खामोश थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या बातचीत करूं। वो लड़का काफ़ी कॉन्फिडेंस था। उसने बहुत जल्दी ही मुझे अपने साथ कंफर्टेबल कर लिया था। अब मैं भी रिलैक्स अंदाज में उसके साथ गपशप कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही हम कॉफ़ी पीकर कैफ़े से बाहर आ गए थे। उसने मुझे अपने एक दोस्त के फ्लैट पर चलने की ऑफ़र भी की थी कि हम वहां जाकर शांति से आपस में बातचीत कर सकते हैं, लेकिन मैंने तुरंत ही उसे इनकार कर दिया, क्योंकि मैंने ऐसे बहुत से किस्से सुन रखे थे कि लड़के खाली फ्लैट पर लड़कियों के साथ गलत काम करते हैं और उनकी इज्जत को दागदार कर देते हैं। मुझे इन चीज़ों से बहुत ज़्यादा डर लगता था। मैं ये सभी चीज़ें अपनी शादी के बाद ही चाहती थी। मैंने उसे इनकार किया और ये बोलकर टाल दिया कि मेरे मम्मी पापा घर पर इंतज़ार कर रहे होंगे। मैं उन्हें सिर्फ 1 घंटे का ही बोलकर आई थी, लेकिन अब तुम्हारे साथ मुझे 2 घंटे हो गए हैं, इसलिए मैं अब घर जाना चाहती हूँ। उसने मेरी बात पर हमेशा की तरह सर झुका दिया था और फ़ौरन ही मुझे मेरे घर के पास ड्रॉप करके चला गया। मैं घर आने के बाद भी उसके ख्यालों में ही गुम रही थी। वो लड़का और लड़कों से काफ़ी अलग था। उसकी बात करने का अंदाज, उसका फ़ौरन ही मेरी बात को मान जाना, मुझे उसकी सारी बातें बहुत ही अच्छी लग रही थीं। मुझे उसकी तरफ खींच रही थीं। मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी लड़के के साथ इन्वॉल्व नहीं हुई थी, इसलिए उसकी थोड़ी सी फिक्रमंदी और मेरी बात पर सर झुका देना मुझे उसका दीवाना कर चुका था। अब हम दोनों रोज़ ही बातें करने लगे थे। पहले तो हम एक दूसरे के लिए अनजान थे, उसके बाद हम दोस्त बने और अब हम दोनों को ही एक दूसरे से मोहब्बत हो गई थी। कुछ दिन बाद जब उसने शादी के लिए मुझे प्रपोज किया तो मैं इनकार न कर पाई और उसे तुरंत ही हाँ बोल दिया और अपने घर आने की दावत भी दे दी कि तुम घर आकर मेरा रिश्ता मांग लो। अमन में देखने में कोई बुराई नहीं थी, अच्छा खासा हैंडसम लड़का था, लेकिन फिर भी मुझे डर लग रहा था और सबसे ज़्यादा डर मुझे अपने पापा का था, क्योंकि उनकी सोच काफ़ी पुराने ज़माने की थी। लड़के लड़की का आपस में यूं आज़ादी से घूमना फिरना मेरे पापा को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और लव मैरिज के तो मेरे पापा बहुत ही खिलाफ थे। लेकिन मुझे ये भी विश्वास था कि जब मेरे पापा अमन और उसकी फैमिली को देखेंगे तो इनकार नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अमन एक अच्छे खाते पीते घराने से था, पैसा भी अच्छा कमाता था। हालांकि मैंने उसकी जॉब के बारे में उससे नहीं पूछा था, लेकिन उसके ठाट बाट देखकर तो यही लगता था कि वो अच्छा पैसा कमाता है। और मेरे सोचने के ठीक अनुसार जब अमन अपने मम्मी पापा को मेरे घर लेकर आया तो मेरे माँ बाप इस रिश्ते से इनकार नहीं कर पाए थे। तुरंत ही मेरी शादी अमन के साथ फिक्स कर दी गई थी। मेरे मम्मी पापा भी हैरान थे कि इतना अच्छा रिश्ता उन्हें घर बैठे बिठाए कैसे मिल गया था, क्योंकि मैंने सिर्फ और सिर्फ घर वालों को यही बोला था कि मेरी एक फ्रेंड है, उसके मौसा मौसी आपसे मिलना चाहते हैं। अमन को भी मैंने अपने इस प्लान में शामिल कर लिया था। मैंने अमन को समझाया था कि मेरे माँ बाप लव मैरिज के सख्त खिलाफ हैं। अगर उन्हें कानों कान भनक पड़ गई तो वो कभी भी हमारी शादी नहीं होने देंगे।
इसलिए तुम मेरी तरफ से अनजान ही बने रहना। अमन ने भी ऐसा ही किया था और यूँ मेरी लव मैरिज बहुत ही आसानी से अरेंज मैरिज में बदल चुकी थी। मेरी बुआ ने भी यही कदम उठाया था और उसके बाद पूरे परिवार ने उनसे संपर्क छोड़ दिया था और मैं ऐसा कभी नहीं चाहती थी कि मैं शादी के बाद अपने माँ बाप से दूर हो जाऊं। मैं उनके संबंध में रहना चाहती थी, इसलिए मैंने सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए अमन से ये बात की थी। मेरी शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थीं, जबकि अमन की बेकरारियां अब और भी चरम पर पहुंच गई थीं। अब तो वो हद से ज़्यादा रोमांटिक हो गया था। मैं उसे मना करती तो हंसते हुए कहता, यार अब तो मेरी पत्नी बनने वाली हो तुम, कुछ ही दिन में हमारी शादी हो जाएगी। अगर अभी रोमांटिक नहीं होगा तो क्या, जब हमारे बच्चे हो जाएंगे तब होगा। अरे यार यही तो समय होता है ज़िंदगी को एंजॉय करने का। अमन की बात पर मैं चुप हो जाती थी। एक बार कहने लगा, आरती मैं चाहता हूँ शादी की पहली रात मैं कुछ स्पेशल करूँ, तुम ही मुझे कुछ आइडिया दो ना। अमन की बात सुनकर मैं शर्मा गई थी। मैं बहुत ज़्यादा खुले विचारों वाली लड़की नहीं थी, हमेशा से ही घरेलू माहौल में परवरिश पाई थी। अमन के मुंह से ऐसी बातें सुनकर मैं अक्सर शर्मा ही जाती थी। मैंने कहा, अमन मुझे इस बारे में क्या पता। लो भाई ये क्या बात हुई, सुहागरात तुम्हारी और मेरी होगी तो क्या फिर पड़ोसियों को इस बारे में पता होगा। मेरी बात सुनकर अमन ने झूठी मूठी नाराज़गी से कहा था। कहने लगा, हम दोनों ने ही मिलकर कुछ प्लान करना है। कहने लगा, अच्छा सुनो, मैंने तुम्हारे लिए एक बहुत ही खूबसूरत सेक्सी सी नाइटी ली है, जब तुम उसे पहनोगी ना तो कसम से मैं अपने आप को संभाल ही नहीं पाऊंगा। मैंने कहा, बस करो अमन। अच्छा अब मैं फ़ोन रख रही हूँ, मम्मी मुझे आवाज़ लगा रही हैं। मैं अमन की बातों से घबरा गई थी, इसलिए मैंने जल्दी ही फ़ोन रख दिया था। दिल की धड़कनें तेज रफ्तार से भाग रही थीं। अमन की ये दीवानगी देखकर मैं दिल ही दिल मुस्कुरा उठी थी। कभी मेरे लिए वो कोई तोहफा भेजता तो कभी वो खुद ही मुझसे मिलने के लिए घर आ जाता था। रिश्ता होने के बाद मम्मी पापा ने भी उसे अनुमति दे दी थी। मुझे अपना आप बहुत खुशनसीब महसूस होता था कि इतना सुंदर और इतना प्यार करने वाला व्यक्ति मुझे इतनी आसानी से कैसे मिल गया था। शायद यही मेरी किस्मत थी, इसलिए मैंने खुद पर बहुत गर्व महसूस किया था। वक्त अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर रहा था और मेरी बारात का दिन भी सर पर पहुंच गया था। घर में एक अलग ही गहमा गहमी सी मची हुई थी। सभी लोग अपने अपने आप में मगन थे। ऐसे में मुझे मेरी मम्मी के साथ ही पार्लर जाना पड़ा था। मुझे अपना घर अब अजनबी सा महसूस हो रहा था। आज मैं हमेशा हमेशा के लिए इस घर को छोड़कर जा रही थी। मेरे पापा भी बहुत उदास थे। मैं उनके सीने से लगी जोर जोर से रोई थी, जबकि उन्होंने मुझे बहुत दिलासा दिया था और यह भी कहा था कि आरती ये तुम्हारा घर है, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अगर वो लोग तुम्हारे साथ कुछ भी गलत करें तो तुम्हारे बाप का घर तुम्हारे लिए हमेशा खुला है। मेरे पापा ने सिर्फ इतना कह दिया था और मुझे बहुत हौसला मिल गया था। मैं सीधे पार्लर से अपनी बारात हॉल में पहुंचने वाली थी। हॉल में बहुत सारे मेहमान आ चुके थे। थोड़ी देर के इंतजार के बाद ही अमन अपने माँ बाप के साथ बारात लेकर आ गया था। वो घोड़े पर आया था। उसके दोस्तों ने बहुत आतिशबाजी की थी। मैं हैरान थी कि इतनी शानदार बारात वो मेरे लिए लेकर आया था। मैं तो अपने आप को बहुत ही ज़्यादा खुशनसीब महसूस कर रही थी। थोड़ी देर बाद ही शादी की सारी रस्में अमन के साथ तय हो गई थीं और मैं पूरे हक से अमन की ज़िंदगी में शामिल हो गई थी। मेरी मांग में अमन के नाम का सिंदूर भर चुका था। मैं अमन के नाम के साथ जुड़ चुकी थी। कुछ ही देर में मेरी विदाई भी हो गई और मैं अपनी ससुराल आ गई। वहाँ पर भी मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरीके से किया गया था। मेरी ननद, मेरी जेठानी और मेरी सास मेरे आगे पीछे घूम रहे थे। मेरी सास तो मेरी नज़र उतार रही थी। अमन का हाथ थामे मैं काफ़ी कंफ्यूज थी और घर में दाखिल हुई थी। मेरे दिल में जो डर था कि अजनबी लोग हैं, पता नहीं मेरे साथ कैसा व्यवहार करेंगे, लेकिन उन सबका इतना प्यार देखकर मेरा डर धीरे धीरे ख़त्म हो गया था। वो लोग काफ़ी अच्छे थे। उन लोगों ने मेरा स्वागत बहुत ही अच्छे तरह से किया था। वो लोग मुझे किसी शहजादी की तरह ट्रीट कर रहे थे। उसकी माँ तो बार बार मेरी नज़र उतार रही थी, जबकि अमन भी थोड़ी थोड़ी देर बाद धीमे धीमे आवाज़ में मेरे कान में सरगोशी कर रहा था। उसकी प्यार भरी सरगोशी मेरा दिल धड़काने के लिए काफ़ी थी। थोड़ी सी रस्मों के बाद ही अमन ने शोर मचा दिया था कि बस अब बहुत हो गया, आरती को बहुत छेड़ लिया तुम लोगों ने और बहुत सारी रस्में भी कर ली हैं। अब मेरी बीवी को मेरे कमरे में पहुंचा दिया जाए, क्योंकि मैं अब थक गया हूँ। हम दोनों को ही आराम करना है। अमन की ये बेकरारी देखकर मेरा दिल सहम सा गया था। मैं समझ चुकी थी कि आज मेरी खैर नहीं है, क्योंकि इतने महीनों से मैं अमन की बेकरारियों को लगाम लगाए हुए थी।
लेकिन आज की रात तो उसे पूरा हक था कि वो जैसे चाहता मुझ पर अपनी प्यार की बारिशें लुटा सकता था। और यही सोचकर मेरे दिल की धड़कनें तेज हुई थीं। शर्म के मारे मैंने जल्दी से अपनी नज़रें झुका ली थीं, जबकि उसके ये कहने की देर थी कि पूरे हॉल में कह कहे लगना शुरू हो चुके थे। उसके सारे कजन्स उसे छेड़ने लगे थे। मुझे भी शर्म आ रही थी। मैंने ऐसा खुला माहौल आज तक नहीं देखा था, क्योंकि हमारे घर में हर चीज़ को बहुत ही पर्दे में रखा जाता था। पति पत्नी की मोहब्बत और उनके रिश्ते को भी हमेशा पर्दे में रखा गया था। मेरे माँ बाप भी कभी यूं खुल्लम खुल्ला हम लोगों के बीच नहीं बैठे थे। लेकिन मैं कुछ भी कह नहीं सकती थी, क्योंकि मैं इस वक्त किसी पराए घर में बैठी हुई थी। अमन ने तुरंत ही बेशर्मी से मेरा हाथ थामा और फिर मुझे गोद में उठाकर सभी लोगों के बीच से मुझे उठाकर कमरे में लेकर चला आया। अमन की इस हरकत पर मैं तो दंग रह गई थी, जबकि पीछे से मुझे कह कहूँ की आवाज़ें आ रही थीं। मैं तो समझी थी शायद मेरी सास, मेरी ननद या मेरी जेठानी इस बात को बुरा मानेंगी, लेकिन वो भी सबके साथ मिलकर हंस रहे थे। यानी ये बात उन सबके लिए आम सी बात थी। अमन के साथ मैं कमरे में दाखिल हो गई थी, जबकि अमन ने कमरे को बहुत ही खूबसूरती से सजाया हुआ था। वो सीधा मुझे बेड पर बिठाकर मेरे पैरों में बैठ गया था। उसका ये करना मुझे एकदम से शर्मिंदा कर गया था, क्योंकि मेरी माँ ने मुझे यही समझाया था कि पति देवता के समान होते हैं, उनकी जगह सिर पर होती है ना कि पैरों में। इसीलिए मैं अचानक ही बेड से खड़ी हो गई और अमन को कहने लगी, अमन प्लीज़ ऐसा मत करें, आप मेरे पैरों में क्यों बैठ गए? ऊपर बैठिए, आपकी जगह यहाँ पर है। जबकि अमन मेरी बात सुनकर धीरे से मुस्कुराया और उसने वापस से मेरा हाथ थामकर मुझे बेड पर बिठा दिया। मेरी आंखों में देखते हुए कहने लगा, तुम नहीं जानती तुम मेरे लिए क्या हो। मैं तो यही चाहता हूँ कि मैं अपनी सारी ज़िंदगी तुम्हारे पैरों में ही गुजार दूँ। तुम मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण हो। मैंने कभी ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि तुम मुझे इतनी आसानी से हासिल हो जाओगी। जिस दिन मैंने तुम्हें पहली बार तस्वीर में देखा था, उसी पल मैंने ये बात अपने दिल और दिमाग में बिठा ली थी कि तुम्हें हासिल करके ही दम लूँगा। लेकिन मैं यही जानता था कि इन सब चीज़ों में मुझे बहुत समय लग जाएगा। तुम मुझे इतनी आसानी से नहीं मिलोगी। लेकिन मेरी दुआ भगवान ने बहुत जल्दी ही स्वीकार कर ली है और मैं हमेशा उसका शुक्रगुजार रहूँगा। आज मैं अपने पूरे होशो हवास में तुमसे इजहार मोहब्बत करता हूँ। आरती, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं सारी ज़िंदगी तुम्हारे साथ गुजारना चाहता हूँ। मेरी ज़िंदगी में आने वाली तुम आखिरी लड़की हो। मैं अब कभी भी अपनी ज़िंदगी में किसी और लड़की को शामिल नहीं करूँगा। क्या तुम भी मुझसे मोहब्बत करती हो और तुम मेरे साथ ज़िंदगी गुजारना चाहती हो? उसने मेरे सामने हाथ फैलाकर इतने प्यार से पूछा था कि मैंने भी हाँ में सिर हिलाकर अपना मेहंदी लगा हाथ उसके हाथ में थमा दिया था। उसने तुरंत ही उठकर मेरे माथे पर प्यार किया और अपनी जेब से एक काली पट्टी मेरी आंखों पर बांध दी। उसकी इस हरकत पर मैं हैरान थी कि वो ऐसा क्यों कर रहा है। मैंने उससे एक सवाल पूछा कि अमन, ये क्या है? आप मेरी आंखों पर ये काली पट्टी क्यों बांध रहे हैं? वो मुस्कुराते हुए कहने लगा, दरअसल आरती, ये हमारे यहाँ की एक रस्म होती है। दूल्हा दुल्हन जब भी एक दूसरे से मिलते हैं और आपस में करीब आते हैं तो दुल्हन की आंखों पर काली पट्टी बांध दी जाती है। अगर ऐसा नहीं किया जाता तो इस चीज़ को बुरा शगुन माना जाता है और जब बच्चे पैदा होते हैं तो वे बहुत ही बदसूरत होते हैं। ये हमारे यहाँ की बहुत ही पुरानी रस्म है और इसे आज तक हम लोग निभाते आ रहे हैं। इसलिए मुझे भी मेरी माँ ने इसे करने के लिए कहा था। आज मेरी शादी की पहली रात थी और मैं इस रात को बिल्कुल भी ख़राब नहीं करना चाहती थी। नहीं तो ये रस्म मुझे बहुत ही अजीब सी लगी थी। बेकार में ही दुल्हन की आंखों पर पट्टी बांध देना। अगर ऐसी ही बात थी तो फिर दूल्हे की आंखों पर भी पट्टी क्यों नहीं बांधी जाती थी? मेरे दिमाग में अजीब अजीब सी बातें चल रही थीं। लेकिन जैसे ही मुझे अमन के होंठ अपनी गर्दन पर महसूस हुए थे, मैं धीरे धीरे सारी चीज़ों को भुलाती चली गई थी और उसमें ही खो गई थी। वो पूरी रात मुझे अपनी मोहब्बत की बारिश में भिगोता रहा था। वो रात मेरे लिए बहुत ही खूबसूरत थी। मैं अपने आप को बहुत ही खुशनसीब समझ रही थी, क्योंकि अमन ने मुझे इस बात का एक एक पल एहसास दिलाया था कि मैं उसके लिए कितनी स्पेशल हूँ। अगली सुबह जब मैं निखरी निखरी अपने पति के साथ कमरे से बाहर आई तो मेरी नंदों और मेरी जेठानियों ने मेरे ऊपर फूलों की पत्तियां बरसाई थीं। मैं हैरान थी कि ये लोग मुझ पर इतने मेहरबान क्यों हैं। शायद दुल्हन को ये लोग इसी तरह से ही मान देते होंगे। मैं खामोशी से मुस्कुराती हुई अपने पति के साथ डाइनिंग टेबल पर बैठकर नाश्ता करने लगी थी, जबकि मेरी सास थोड़ी देर बाद ही मुझे कुछ न कुछ अपने हाथों से खिला रही थीं। मेरे साथ बैठे हुए अमन ने भी मुझे एक एक चीज़ प्लेट में डाल कर दी थी।
मैं वास्तव में बहुत ही खुशनसीब लड़की थी जिसको इतना प्यार करने वाला ससुराल और पति मिला था। मेरी सास ने अमन से खुद कहा कि जाओ अमन, अपनी दुल्हन को उसके घर वालों से मिलाकर ले आओ। मैं तो समझी थी अमन इनकार कर देगा, लेकिन वो फौरन ही राजी हो गया था। मेरे माँ बाप मुझे देखकर बहुत खुश थे, क्योंकि उन्हें यही लग रहा था कि मेरी मुलाकात अब रिसेप्शन पर ही होगी। लेकिन मुझे इतनी जल्दी अपने घर देखकर उन लोगों ने खुशी का इजहार किया था। मैं भी अपने माँ बाप से मिलकर बहुत खुश हुई थी। थोड़ी देर बाद ही हम लोग घर आ गए थे। मेरी सास ने मेरे लिए बहुत ही अच्छा सा खाना अपने हाथों से बनाया था। दोपहर में भी वो मुझे अपने हाथों से ही खिला रही थीं। कहने लगी, तुम तो बहुत ही प्यारी हो, तुम जैसी बहू मिलना नसीब वालों की बात होती है। जबकि मैं तो खुद दिल में इस बात को मानती थी कि वास्तव में मैं खुशनसीब हूँ कि मुझे इतना अच्छा ससुराल मिला है। लेकिन मैं नहीं जानती थी कि ये इतना अच्छा ससुराल आगे मेरे साथ क्या करने वाला था। रिसेप्शन की रात भी मेरे पति ने मेरी आंखों के ऊपर काली पट्टी बांध दी थी, जबकि मैं उसे ये समझाना चाहती थी कि अमन, ये सब बेकार की बातें होती हैं, ऐसा कुछ भी नहीं होता। लेकिन अमन ने मेरी एक न सुनी, जबकि मैंने भी खामोशी में ही भलाई जानी थी। मैं अपनी इतनी खूबसूरत रातें बिगाड़ना नहीं चाहती थी। समय अपनी रफ्तार के अनुसार गुजर रहा था और आज मेरी शादी को 15 दिन हो गए थे। अमन ऑफिस गया हुआ था। घर का सारा काम निपटाकर मैं फ्री बैठी थी, अपने कमरे में मोबाइल चला रही थी कि अचानक ही मेरे मोबाइल पर एक पॉर्न साइट खुल गई। मैंने फ़ौरन ही उसे हटाना चाहती थी, लेकिन एक वीडियो पर मेरी नज़र पड़ी तो मैं एक पल को पत्थर की हो गई थी। मेरे शरीर में ऐसा लगा जैसे खून घूमना रुक गया हो। मुझे अपना आप बेजान सा महसूस हो रहा था। मेरे हाथ पैर कांप उठे थे। जैसे ही मैं उस वीडियो को प्ले किया तो उसमें अमन मेरे साथ संभोग कर रहा था और मेरी आंखों पर काली पट्टी बंधी हुई थी। खुद को ऐसी नग्न हालत में देखकर शर्म से मेरी आंखें खुद ही बंद हो गई थीं। ये मैं ही थी। मैं तो बेहोश होकर ज़मीन पर गिरने वाली हो गई थी। इस वीडियो पर लाखों नहीं बल्कि मिलियन में व्यूज़ थे। बहुत से लोगों ने इस पर बहुत ही गंदे कमेंट्स भी किए थे। मैं ये सब देखकर शर्म से पानी पानी हो गई थी। ये वीडियो हमारे ही कमरे का था। मुझे अब सारी चीज़ें समझ आने लगी थीं। मेरे ससुरालियों का मेरे साथ इतना अच्छा व्यवहार, मेरे पति का इतना प्यार दिखाना और ऊपर से मेरी आंखों पर पट्टी बांध देना। इस बात की साफ वजह यही थी कि ये लोग छुपकर मेरी गंदी वीडियोस बनाकर इंटरनेट पर डाल रहे थे और इससे कमाई कर रहे थे। मेरे कदमों तले से ज़मीन निकल गई थी। मेरा बस नहीं चल रहा था कि मैं खुद को ख़त्म कर लूं या अपने पति को ही मार दूं। ये मेरे साथ क्या हो गया था? मेरी पूरी ज़िंदगी का सवाल था जो दांव पर लग गई थी। अमन ने पैसे कमाने के चक्कर में मुझे बदनाम कर दिया था। मैं खुद से ही घिन महसूस कर रही थी। मैं अभी कुछ और सोचती कि अचानक ही कमरे में अमन दाखिल हुआ था। उसे देखते ही मैं उस पर बरस पड़ी थी। उसके मुंह तक को नोच डाला था मैंने, जबकि वो हैरान था मुझे अचानक से क्या हो गया है। मेरे अंदर जितना भी लावा था मैं उस पर निकालने लगी थी, जबकि अमन मुझे किसी भी तरह से काबू करना चाहता था। मैं उसको मारते हुए एक ही बात कह रही थी कि अमन, तुमने मेरे साथ अच्छा नहीं किया। तुम एक बेईमान इंसान हो। अपनी बीवी की इज्जत को चंद पैसों के लिए बेच दिया। मैं आपको छोड़ूंगी नहीं। जैसे ही उसे मेरी ये बात समझ आई थी तो उसने मुझे तुरंत ही बेड पर धक्का दिया था और मेरे ऊपर गुर्राते हुए कहने लगा, आवाज़ नीची रखो। मैं मानता हूँ कि मैंने तुम्हारी गंदी वीडियोस पोर्न साइट पर डाली हैं, क्योंकि मुझे इससे बहुत पैसा मिलता है और मैं अब आगे भी ऐसा ही करूँगा, चाहे तुम कुछ भी कर लो। तुमसे शादी करने का मकसद यही था मेरा कि तुम मेरे काम आओ। मुझे इस काम के लिए एक सेक्सी और खूबसूरत सी लड़की की तलाश थी और कोई भी गैर अनजान लड़की मेरे काम में साथ क्यों देती, और अगर मिल भी जाती तो उसे भी अपना हिस्सा चाहिए था। मेरे पास एक ही तरीका था कि मैं खूबसूरत लड़की को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे शादी कर लूं और फिर मैंने अपने इस काम को चलाना शुरू कर दूं। और तुम क्या समझती हो कि मैंने अकेले ने ही तुम्हारे साथ ये वीडियो बनाई है? अरे तुम्हारे साथ तो मेरे बहुत से दोस्तों ने भी ये हरकत की है। शायद तुमने सिर्फ और सिर्फ वही वीडियो देखी है जिसमें मैं तुम्हारे करीब था। मेरे तो कदमों तले से ज़मीन ही निकल गई थी। मैंने ख्वाबों ख्यालों में भी नहीं सोचा था कि मेरे साथ ऐसा भी हो जाएगा। मैंने जल्दी से अपना मोबाइल उठाकर अपनी सारी वीडियोस देखीं तो अमन के कहने के ठीक अनुसार मेरे करीब आने वाला वो अकेला नहीं था, बल्कि उसके बहुत से दोस्त भी मेरे करीब आए थे। कुछ बार रात के समय जब वो मेरे करीब आते थे तो मुझे अक्सर ऐसा महसूस होता था कि ये स्पर्श अमन का नहीं है। मैं उससे बोलती भी थी। कई बार मैंने अमन को ये बात बोली थी, जबकि वो मुझे तुरंत ही डांट दिया करता था। जब भी मैं उस पर अपना शक जाहिर करती तो वो मुझे अपने पास से ही अमन की आवाज़ आती थी
कहता, अरे क्या हो गया है तुम्हें? मैं तुम्हारे ही पास हूँ, मेरे अलावा तुम्हारे करीब कौन आ सकता है? लेकिन आज सारी सच्चाई समझ आ गई थी और मैं इस घर से अब जाना चाहती थी। एक पल भी यहाँ रुकना मुझे गवारा नहीं था, लेकिन मुझ पर पाबंदी लगा दी गई थी। मेरे ससुरालियों का व्यवहार अब मेरे लिए बिल्कुल बदल गया था। मैं किसी भी तरह से घर से निकलना चाहती थी, लेकिन इस घर में मैं कैद होकर रह गई थी। और एक दिन मेरे हाथ मौका आ ही गया था। कहते हैं ना, जब भगवान आपके साथ हो तो वो आपकी मदद जरूर करता है। एक दिन अमन काम के सिलसिले में बाहर गया हुआ था। घर वाले भी अपने अपने कामों में बिजी थे। ऐसे में मैं खामोशी से अपने कमरे से निकलकर सीधा बाहर की तरफ गई थी और बिना पीछे देखते भागती चली गई थी। मैं भागकर सीधा घर आई थी और अपने माँ बाप को सारी कहानी बताकर उनके साथ पुलिस स्टेशन चली गई थी। वहां जाकर मैंने अपने पति के खिलाफ रिपोर्ट करवाई थी और फिर पुलिस वालों की मदद से मैंने अपनी सारी वीडियोस पोर्न साइट से डिलीट करवा दी थी और अमन से तलाक भी ले लिया था। जबकि मेरे साथ ऐसा करने पर पुलिस ने मेरे पति पर भारी चार्जेस लगाकर उसे अंदर कर दिया था और इन सब चीज़ों में साथ देने पर मेरे ससुरालियों को भी सजा हुई थी। जबकि अब मैं अपने माँ बाप के घर पर रहती हूँ और उनके साथ खुशहाल ज़िंदगी गुजार रही हूँ। अब मैं शादी नहीं करना चाहती। हालांकि मेरे माँ बाप चाहते हैं कि मैं दूसरी शादी करके एक खुशहाल ज़िंदगी गुजारूँ, लेकिन मुझे पता है जो कुछ मेरे साथ हो चुका है, कोई भी गैरतमंद आदमी मुझसे शादी नहीं करेगा। इसलिए मैंने शादी का ख्याल ही दिल से निकाल दिया है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या ज़िंदगी बिना शादी के नहीं गुजारी जा सकती? क्या औरत के लिए सिर्फ और सिर्फ मर्द का सहारा जरूरी होता है? क्या वो खुद अकेली अपनी ज़िंदगी तनहा नहीं गुजार सकती? अपनी राय कमेंट बॉक्स में ज़रूर देना। दोस्तों, कहानी कैसी लगी ज़रूर बताना। पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करना। रोज़ एक नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करना। कहानी को पूरा अंत तक सुनने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं दोस्तों अगली किसी नई कहानी के साथ।